हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, लेसन नंबर पहला चल रहा था और लेसन नंबर पहले का नाम क्या है? मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। और इस लेसन में आज हम पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्रों के बारे में। टॉपिक डाल लेंगे लेसन नंबर पहला, और लेसन नंबर पहले का नाम क्या है? मानव भूगोल। और मानव भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र और प्रकृति के बारे में। ठीक है, प्रकृति है एवं विषय क्षेत्र। और इसमें आज का जो टॉपिक है वो है मानव भूगोल के क्षेत्र व उपक्षेत्र। अब आपको मैं बता दूं कि क्षेत्र और उपक्षेत्रों में अंतर क्या होता है। सुन लीजिए, क्षेत्र एक मुख्यतः एक किसी बिंदु को लिया गया है, और उप क्षेत्र जो होता है वो इसी का पार्ट होते हैं कई छोटे छोटे बिंदु। उप का मतलब क्या होता है? छोटा। इन्हीं क्षेत्रों के छोटे छोटे बिंदुओं का वर्णन उप क्षेत्र। और मुख्यतः क्षेत्र तो एक अहम बिंदु है, मुख्य बिंदु माना गया है क्षेत्र को, और इन्हीं क्षेत्रों के छोटे छोटे भागों को उप क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, बात चल रही है मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्रों की। तो मैं बता दूं, आपके मानव भूगोल के जो प्रमुख उप क्षेत्र क्षेत्र है वो कुल मिला के 5-7 क्षेत्र है। अब वो कौन कौन से क्षेत्र है तो सुन लीजिए। सबसे पहला क्षेत्र की बात कर लेते हैं। क्षेत्र, ठीक है, दो बिंदु दिए हुए हैं, क्षेत्र और उपक्षेत्र। हम पहले बात करते हैं क्षेत्रों की। मानव भूगोल के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है सामाजिक भूगोल की। ठीक है, सामाजिक भूगोल। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो भूगोल आता है वो आता है नगरीय भूगोल। ठीक है, फिर इनकी एक एक की परिभाषा देखेंगे। नगरीय भूगोल। तीसरे नंबर की जो भूगोल की स्थिति है वो है राजनीतिक भूगोल, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र से भी मानव जुड़ा हुआ है, तो राजनीतिक भूगोल। ठीक है, चौथे नंबर पे जो भूगोल आता है वो कौन सा आता है? जनसंख्या भूगोल, क्योंकि जनसंख्या से जुड़ा हुआ है मानव। जनसंख्या भूगोल। ठीक है, इसके बाद में पांचवें नंबर का जो मानव का क्षेत्र आता है वो आता है आवास भूगोल, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो रहते हैं बस्तियां बनाकर, वो भी मानव से संबंधित है। आवास भूगोल। ठीक है, इसके बाद में छठे नंबर पे जो भूगोल आता है वो आता है आपका आर्थिक भूगोल। ये आखिरी भूगोल जिससे मानव जुड़ा हुआ रहता है, जो कि मुख्यतः माना जाता है मानव की जितने भी भूगोल है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है आर्थिक भूगोल को। ठीक है, ये कुल मिला के आपके 6 भूगोल माने जाते हैं। क्षेत्र मानव भूगोल के ये क्षेत्र है, ये मानव भूगोल के क्या है? क्षेत्र। अब हम इनकी एक एक की परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट डाल लेंगे सामाजिक भूगोल के बारे में, और इसी के साथ में हम उप क्षेत्रों का भी वर्णन हम करते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपके क्षेत्र है। अब सामाजिक भूगोल किसे कहते हैं? अब सब जानते हैं। समाज के अंदर विभिन्न तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, समाज के कई विभिन्न तत्व होते हैं और उनकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। उन प्रक्रियाओं का स्थानीय अध्ययन, ठीक है, ये हम कह सकते हैं समाज का जो हमें अध्ययन करवाए सामाजिक भूगोल कहलाए। लेकिन इसको थोड़ी सी परिभाषा को हम एक किताबी परिभाषा से देखे जाए और एक तरीके से एक बढ़िया परिभाषा अगर बनाई जाए तो सीधी सी है कि समाज के विभिन्न तत्वों व प्रक्रियाओं का स्थानीय अध्ययन आपका क्या कहलाएगा? सामाजिक भूगोल कहलाएगा। ठीक है, लिख देंगे अपन समाज के विभिन्न तत्वों व। अब विभिन्न तत्वों में समाज से जुड़ी हुई कोई से भी क्षेत्र के कोई से भी बिंदु आ सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो समाज के विभिन्न तत्व शामिल हैं और प्रक्रियाओं। अब समाज में जो भी प्रक्रियाएं चलती है, सामाजिक जो प्रक्रियाएं होती है, उन प्रक्रियाओं को इसमें शामिल किया गया, और वो शामिल किन आधारों पर किया गया? स्थानीय आधार पर। ठीक है, का स्थानीय अध्ययन क्या कहलाएगा? सामाजिक भूगोल कहलाता है। कुल मिला के बात यह हो गई कि समाज के जितने भी तत्व आपको दिखाई देते हैं उन तत्वों की बात कर रहा हूं मैं, और फिर उन तत्वों के अंतर्गत जो भी प्रक्रियाएं होती है, हम समाज में क्या क्या काम करते हैं, वो सारे काम इसके अंतर्गत आते हैं, और वो भी काम स्थानीय
मतलब हर क्षेत्र के अंतर्गत देखा गया है। सामाजिक स्थिति तो हर क्षेत्र में देखी जाती है, उन सभी का अध्ययन ही सामाजिक भूगोल कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई भाई परिभाषा सामाजिक भूगोल की। अब हम बात करते हैं सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र की। ठीक है, मतलब ये तो क्षेत्र हो गया अपना कंप्लीट। अब हम इसमें दूसरा पॉइंट डालेंगे उप क्षेत्र का, मतलब सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, अब उप क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो कई सारे उप क्षेत्र हैं, मतलब समाज में जो जो चीज मौजूद है मानव से जुड़ी हुई वो कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवहारवादी भूगोल। अब मानव से जुड़ा हुआ ये भाग है, व्यवहार तो मानव में होता है। ठीक है, उसकी हम परिभाषा बताएंगे, क्या क्या परिभाषा है, एक विस्तृत रूप से वर्णन करके मैं बताऊंगा आपको कि व्यवहारवादी भूगोल किसे कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है सामाजिक कल्याण। अब समाज में जो भी कल्याण से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उन सब का भूगोल, ये भी आपके समाज का सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र माना जाता है। तीसरे नंबर पे जो भूगोल आता है वो आपका कौन सा होता है, अवकाश भूगोल। समाज से जुड़ा हुआ ये भी भाग है अवकाश भूगोल। ठीक है, इसके बाद में चौथे नंबर पे जो आता है ये भूगोल है सांस्कृतिक भूगोल। समाज से जुड़ा हुआ है, सामाजिक स्थिति से जुड़ा हुआ है सांस्कृतिक भूगोल। ठीक है, इनकी एक एक की परिभाषा बताएंगे आपको हम। पांचवें नंबर पे जो भूगोल आता है वो आता है लिंग भूगोल। सीधी सी बात है, आप समाज में रहते हो तो लिंग से संबंधित मतलब स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात होता है उसका वर्णन भी हम सामाजिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। छठे नंबर पे आता है ऐतिहासिक भूगोल, मतलब इतिहास से जुड़ी हुई चीजें। ठीक है, वो भी हमें भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं और जो कि सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। और आखिर में जो आता है वो है चिकित्सालय भूगोल। कुल मिला के आपके 6-7 बिंदु जो है वो सामाजिक भूगोल, मतलब इस सामाजिक भूगोल के 7 उप क्षेत्र है। अब वो 7 उप क्षेत्र कौन कौन से, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सालय भूगोल। अब मैं इनकी एक एक की परिभाषा आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप यहां तक उतार लीजिए, फिर एक एक परिभाषा अपन इसमें उठाएंगे। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। अब देखिए हम बात करते हैं व्यवहारवादी भूगोल किसे कहते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है व्यवहारवादी भूगोल। व्यवहार किसका, मानव का। मतलब यह है कि मानव के व्यवहार को इसमें प्राथमिकता दी गई है, मतलब व्यक्ति का व्यवहार जो होता है उसकी प्राथमिकता को प्रदर्शित करना, मतलब उसके बारे में अध्ययन करवाना, वही व्यवहारवादी भूगोल कहलाता है। इसकी सरल परिभाषा मैं बना के लिख रहा हूं आपके सामने। मानव के व्यवहार को इस भूगोल के अंतर्गत महत्वता दी गई है। ठीक है, मतलब मानव के व्यवहार को इस भूगोल के अंतर्गत महत्वता दी गई है, यही व्यवहारवादी भूगोल कहलाता है। अब वो व्यवहार क्या, जिसमें व्यक्ति के और पर्यावरण के बीच में जो प्रक्रिया है ये आपके मानव के व्यवहार पर डिपेंड करता है। मतलब वो व्यक्ति पर्यावरण के बारे में क्या सोचता है, क्या व्यवहार रखता है, पहला। ठीक है, लिख देंगे इसके अंदर, जिसमें व्यक्ति का व्यवहार प्रकृति के साथ कैसा है। ठीक है, सबसे पहली चीज प्रकृति के साथ में कैसा है, या हम कह सकते हैं उसकी प्रतिक्रिया कैसी है, इसके प्रति, पर्यावरण के प्रति कैसी प्रतिक्रिया वो रखता है। इसके अलावा व्यक्ति का प्रकृति के साथ में क्या संबंध है, उसकी मानसिकता की जो प्रतिक्रिया है वो भी व्यवहारवादी हमें बताता है, व्यवहारवादी भूगोल हमें बताता है। लिख देंगे इसके अंतर्गत व्यक्ति का संबंध प्रकृति के साथ कैसी मानसिकता प्रतिक्रिया रखता है, उसका अध्ययन। आगे बात समझ में,
मतलब ये कहना चाहता है, सरल है बिल्कुल, कुछ नहीं इसमें हार्ड, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या कह रहा है, व्यवहार किसका, मानव का। अब मानव का व्यवहार जो है, उस व्यवहार के बारे में जो हमें बतला रहा है, वो भूगोल की स्थिति आपके व्यवहारवादी भूगोल के अंतर्गत आती है। मतलब ऐसा भूगोल जो हमें मानव के व्यवहार के बारे में बताता हो। और वो व्यवहार क्या, किसके प्रति, प्रकृति के प्रति, जिसमें व्यक्ति का व्यवहार प्रकृति के साथ कैसा है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है, उसका अध्ययन व्यवहारवादी भूगोल करवाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का संबंध प्रकृति के साथ कैसी मानसिकता प्रतिक्रिया रखता है, मतलब उसकी सोच प्रकृति के लिए कैसी है, वो इसके बारे में अध्ययन करवाता है। इसके अलावा हम जोड़ सकते हैं कल्पना, कल्पनाओं व विधियों का अध्ययन, ये भी इसमें शामिल किया गया। मतलब वो हमें कल्पनाओं के बारे में, मानव की कल्पनाओं के बारे में, उसकी कौन कौन सी विधियां वो उपयोग में ले रहा है प्रकृति के प्रति, वो सारी की सारी स्थिति आपके व्यवहारवादी भूगोल से पता चलता है। मतलब मानव के व्यवहार के बारे में पूर्णतः ये बताने का कार्य व्यवहारवादी भूगोल करता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आता है वो कौन सा बताया मैंने आपको, वो बिंदु है आपका सामाजिक कल्याण का भूगोल। देखिए लिख देंगे सामाजिक कल्याण का भूगोल। अब देखिए, अब नाम से पता चल रहा है एक ऐसा भूगोल जो समाज के अंदर जो कल्याण की स्थिति को पैदा करता है, उस कल्याण के बारे में जो बता रहा है। मतलब ये कि सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक शास्त्रीय संकल्पना से संबंधित जो हमें अध्ययन करवाए, या फिर हम कह सकते हैं समाज के विविध तत्व या प्रतिक्रियाओं का स्थानीय अध्ययन करवाए, वो कहलाता है सामाजिक कल्याण का भूगोल। ठीक है, इसको भी मेंशन कर देते हैं। यह भूगोल कौन से सिद्धांत के बारे में बता रहा है, सामाजिक सिद्धांत। पहला सामाजिक सिद्धांत, पहली चीज तो ये कि वह सामाजिक सिद्धांत के बारे में बताता है। वह इसके अलावा समाज शास्त्रीय संकल्पना, ठीक है, समाज शास्त्रीय संकल्पना, मतलब समाज के अंदर उपस्थित जो भी अहम छोटे बड़े मुद्दे होते हैं, या किसी भी प्रकार की सामाजिक स्थिति जो होती है जो कि आपके समाज के अंदर कल्याण का कार्य करती हो, उस संकल्पना का अध्ययन हमें ये करवाता है। अब अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो सीधी सी बात है, समाज के विविध तत्व और प्रतिक्रिया का स्थानीय अध्ययन, ऐसे लिख सकते हैं। समाज का, हम जिस समाज में रहते हैं उसके विभिन्न तत्व मौजूद होते हैं, ठीक है, और वो तत्व किस किन प्रक्रियाओं से गुजरता है, उसका स्थानीय अध्ययन इसके अंतर्गत शामिल है। तो समाज का विविध तत्वों व प्रतिक्रियाओं का अध्ययन, ठीक है, सामाजिक कल्याण का भूगोल कहलाता। ठीक है, ये दो बिंदु हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु की, वो है अवकाश भूगोल। अवकाश भूगोल किसे कहते हैं, हम जानते हैं कि अवकाश का मतलब अवकाश, फुर्सत, छुट्टियां, ठीक है, एक ऐसी समय अवधि जिसमें व्यक्ति अवकाश लेके फुर्सत से आराम करे, ठीक है, उससे संबंधित ये अवकाश भूगोल है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। ये दोनों बिंदु आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अवकाश भूगोल की हम बात कर ले तो अवकाश भूगोल होता क्या है, अवकाश या फुर्सत की समय अवधि से संबंधित है। ठीक है, लिख देंगे अवकाश भूगोल हमें व्यक्ति द्वारा ली गई, ठीक है, हम ऐसे लिख देंगे, व्यक्ति द्वारा ली गई छुट्टियां, ठीक है, या कह दीजिए अवकाश, ठीक है, अवकाश की समय अवधि का अध्ययन करवाए। या तो आप इस तरीके से लिख दीजिए कि अवकाश भूगोल हमें व्यक्ति द्वारा ली गई छुट्टी, अवकाश की समय अवधि का अध्ययन करवाए। या फिर हम कह सकते हैं, इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अवकाश या फुर्सत की समय अवधि का अध्ययन। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या व्यवस्था होती है वो सुन लीजिए, जो हमें किन किन चीज़ों से छुट्टी दिलवाता है या हम किन किन चीज़ों को छोड़ देते हैं, चाहे वो व्यवसाय का कार्य हो, चाहे वो शिक्षा से हटकर कार्य हो,
ठीक है, उसमें होता क्या है, खाना पीना और सोना शामिल है, ठीक है, ये मानव भूगोल से संबंधित है, ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे, जो कि व्यक्ति के व्यवसाय व शिक्षा से हटकर सोना, खाना, व हम कह सकते हैं घूमना से संबंधित है। मतलब व्यक्ति तीन ही चीज करेगा इसके अंदर, सोएगा, खाएगा और घूमेगा। इसे तो हम क्या कहेंगे, अवकाश, किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं, यह मानव भूगोल से संबंधित है, जो कि सामाजिक भूगोल का पार्ट माना जाता है, उप क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब चौथा बिंदु डालेंगे, ये कंप्लीट हो गया आपका अवकाश भूगोल। अब बात करते हैं अगले उप क्षेत्र की, वो है सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल ये भी आपके सामाजिक भूगोल का पार्ट है। अब सांस्कृतिक भूगोल होता क्या है, संस्कृति व पर्यावरण के साथ जो संबंध है उनका जो हमें अध्ययन करवा दे, सांस्कृतिक भूगोल कहलाता है। समझ में आई बात, विभिन्न संस्कृति और पर्यावरण के साथ संबंध, ठीक है, लिख देंगे इसको भी, विभिन्न संस्कृति व पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन जो हमें करवा दे उसे सांस्कृतिक भूगोल कहते हैं, ठीक है, इतनी सी परिभाषा इसमें करनी है। अगला पॉइंट आता है लिंग भूगोल। अब बिल्कुल सरल सा है, लिंग भूगोल क्या होता है, मतलब समाज में स्त्री और पुरुषों का अनुपात, या कह दीजिए जनसंख्या में स्त्री पुरुषों का अनुपात के बारे में जो हमें वर्णन करवा दे, लिंग भूगोल कहलाता है। मतलब जनसंख्या में पुरुषों के अनुपात कितना है, स्त्रियों के अनुपात कितना है, जैसे हम देखते हैं ना प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ये बता रहा जो है वो लिंग भूगोल कहलाता है, ठीक है, लिख देंगे। जनसंख्या में स्त्रियों व पुरुषों के अनुपात का वर्णन, ठीक है, जो हमें करवाता है वो लिंग भूगोल कहलाता है। सरल शब्दों में यही है। चलिए इसके बाद में छठा पॉइंट देख लेते हैं। 6 नंबर का पॉइंट जो है वो ऐतिहासिक भूगोल से संबंधित है। अब इतिहास का मतलब जो पुराना हो, विभिन्न स्थान हो या क्षेत्र में भूतकालीन जो भौगोलिक दशाएं जो मौजूद है उन सभी का अध्ययन जो हमें करवा दे वो हमारा ऐतिहासिक भूगोल कहलाएगा, ठीक है, लिख देंगे ऐतिहासिक भूगोल। क्या परिभाषा बताई मैंने आपको, सरल परिभाषा, किसी स्थान व क्षेत्र की भूतकालीन भौगोलिक दशा, ठीक है, किसी स्थान व, कोई सा भी स्थान हो सकता है जो इतिहास से जुड़ा हुआ हो, या हम कह सकते हैं स्थान के अलावा क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र की भूतकालीन का मतलब क्या होता है, जो इतिहास हो, भूतकालीन स्थितियों, या हम कह सकते हैं भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन जो हमें करवाए ऐतिहासिक भूगोल कहलाए। और आखिरी बिंदु जो आता है वो चिकित्सालय भूगोल होता है। अब चिकित्सालय तो आप सब जानते ही हैं, जो हमें स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्रदान करे चिकित्सालय भूगोल कहलाता है। लेकिन अब ये स्वास्थ्य संबंधित स्थिति कहां से पैदा हुई, देखिए पर्यावरण प्रदूषण होता है और वायुमंडलीय जो अशुद्धियां जो होती है उसका मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन, और फिर उसका क्या क्या निदान हो सकता है उसका वर्णन हमें चिकित्सा भूगोल से प्राप्त होता है, ठीक है, लिख देंगे हम इसको, पर्यावरण प्रदूषण व पर्यावरण अशुद्धियों के कारण मानव के स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन, और इसके अंतर्गत निदान भी इसके अंतर्गत बताया गया, ठीक है। तो ये तो हमारा भैया होता है पहला क्षेत्र, और वो क्षेत्र कौन सा है, सामाजिक भूगोल। ये हमारा भैया 7 बिंदु से सामाजिक भूगोल जो प्रमुख क्षेत्र है उसके उप क्षेत्रों का वर्णन मैंने बढ़िया तरीके से आपको करके दिखाया। अब हम बात करते हैं नगरीय भूगोल के बारे में। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे क्षेत्र के बारे में, मुख्य क्षेत्र, ठीक है। दूसरा मुख्य क्षेत्र कौन सा है, नगरीय भूगोल। अब नाम से ही पता चल रहा है नगरीय भूगोल, जो कि हमें
बस्तियों का वर्णन करवाए, मतलब मानव भूगोल जहां पर रहता है। अब वो बस्तियां, अधिवास क्या होता है? अधिवास मतलब घर, ठीक है। तो मानव की बस्तियों का जो हमें अध्ययन करवाए नगरीय भूगोल कहलाए, ठीक है। लिख देंगे यह भूगोल मानव के आवास स्थलों का वर्णन या कह दीजिए अध्ययन करवाता है। तो भैया ये तो आपका क्षेत्र हो गया, मुख्यतः क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं उप क्षेत्रों की कि नगरीय भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब देखिए, आपके अगर नगरीय क्षेत्रों की हम बात करें तो जैसे कि नगरीय भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु जो होते हैं जिनका वर्णन ये नगरीय भूगोल करवाता है, जैसे कि शहर हो सकता है, ठीक है, जैसे कि नगर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप उस नगर और शहर की उत्पत्ति की हम बात कर सकते हैं कि कब उनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। उनकी हम स्थिति की बात कर सकते हैं कि वो कहां पर मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं वहां की उपस्थिति का कार्यात्मक प्रतिरूप, ठीक है। कार्यात्मक प्रतिरूपों की बात कर सकते हैं, उनके आकार की बात कर सकते हैं, मतलब कहां तक वो फैले हुए हैं, उनकी स्थिति, आकार, मतलब वो चौड़े हैं, चौकोर है, गोल है, वो शहर किस रूप में बसे हुए हैं, ये सारे के सारे उप क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इन सब का वर्णन इसमें नहीं है, बुक में भी नहीं है, लेकिन शॉर्ट तरीके से मैं बता रहा हूं कि वह भूगोल जो हमें मानव के आवास स्थल, बस्तियों का वर्णन करवाए, नगरीय भूगोल कहलाता है। अब नगरीय भूगोल के अंदर वो कौन कौन से उप क्षेत्र, छोटे छोटे क्षेत्र जिनका ये वर्णन करवाता है नगरीय भूगोल, शहर का, नगर का, उनकी उत्पत्ति का, उनकी स्थिति का, उनका कार्यात्मक प्रतिरूपों का, आकार का, उनका अध्ययन इसमें करवाया जाता है, ठीक है, कंप्लीट। तीसरे नंबर पे आता है राजनैतिक भूगोल। अब देखो, नाम से पता चल रहा है जो हमें राजनीतिक क्षेत्रों का वर्णन करवाए, मतलब मानव जो है उसकी शासन व्यवस्था कैसी है और उनका भौगोलिक स्थिति कैसी है, मतलब उसने किस तरीके से देश का भौगोलिक स्थिति को पैदा किया है मानव ने अपने शासन काल के अंदर, उसका वर्णन ये करवाता है, ठीक है। लिख देंगे यह है मानव की शासन व्यवस्था व भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करवाता है, ठीक है। ये तो इसकी क्या हो गई, राजनीतिक भूगोल की परिभाषा। अब बात करते हैं उप क्षेत्रों की। अब भैया उप क्षेत्र कौन कौन से सुन लीजिए। सबसे पहला आता है राजनीतिक क्षेत्र के अंदर निर्वाचन भूगोल, और दूसरे नंबर पे आता है आपका सैन्य भूगोल। राजनीति के अंतर्गत निर्वाचन मतलब मतदान, और सैन्य मतलब सैनिक व्यवस्था, राजनीतिक क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। मैं निर्वाचन की अगर बात करूं जिसके अंतर्गत आता है मतदान की स्थिति, जो हम चुनाव करते हैं उस चुनाव की स्थिति का मतलब हम कह सकते हैं मतदान का भौगोलिक क्षेत्र पर प्रभाव क्या पड़ता है उसका वर्णन, ठीक है। मतलब हमारा मतदान से किस प्रकार का बदलाव हो सकता है उसका वर्णन। इसके अलावा प्रतिनिधित्व जो करते हैं उसका अध्ययन, ये किसके अंतर्गत आता है, निर्वाचन भूगोल। मतलब ये मतदान का पूरा वर्णन निर्वाचन भूगोल करवाता है। अब देखिए सैन्य भूगोल क्या होता है, मतलब सैनिक। अब इस शाखा के अंतर्गत क्या हो सकता है, देखिए इस शाखा में अब वो चीजें कौन कौन सी जो कि सैन्य भूगोल हमें अध्ययन करवाता है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय जो भी सीमाएं होती है, कोई सी भी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का अध्ययन सैन्य भूगोल करवाता है। इसके अलावा किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का जो विवाद होता है उस विवादों की स्थिति भी हमें सैन्य भूगोल से पता चलती है। इसके अलावा आपके सामरिक जो महत्व है उसका अध्ययन भी हमें सैन्य भूगोल से पता चलता है। इसके अलावा कई तरह के युद्ध होते हैं, कई तरह की संधियां होती है, इसका भी हमें अध्ययन सैन्य भूगोल से पता चलता है। इसके अलावा कई तरह की अंतरराष्ट्रीय शांति की व्यवस्था जो होती है वो भी हमें इसी सैन्य भूगोल से पता चलता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भी गतिविधियां होती है इसके बारे में भी हमें कहां से पता चलता है, सैन्य भूगोल। तो ये हमारा राजनीतिक भूगोल भी कंप्लीट है। मतलब राजनीतिक भूगोल जब हम पढ़ेंगे तो इन सब का अध्ययन जो है वो राजनीतिक भूगोल हमें करवाता है।
चौथे नंबर का पॉइंट देख लेते हैं, जनसंख्या भूगोल। अब नाम से पता चल रहा है जो हमें जनसंख्या के बारे में अध्ययन करवाए जनसंख्या भूगोल कहलाए। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीजें, वो क्या क्या चीजें हो सकती है जनसंख्या के अंतर्गत, देखिए जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, उसका अध्ययन, वितरण हो सकता है और घनत्व हो सकता है। जनसंख्या किस तरीके से बढ़ती है, किस तरीके से उसका वितरण होता है, वितरण घनत्व का अध्ययन। मतलब जनसंख्या भूगोल में इन तीन चीजों का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है। और फिर हम ये कह सकते हैं जनसंख्या का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, वो भी इसके अंतर्गत हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उप क्षेत्रों की। अब देखिए उप क्षेत्र के अंतर्गत अगर जनसंख्या भूगोल के उप क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ये बात करता है किसके ऊपर, जनांकीय के ऊपर। ठीक है, जनसंख्या की जो गणना होती है उसका अध्ययन करवाता है। इसके अलावा आपके नगर का, शहर का जो नियोजन की स्थिति जो होती है, भाई हमें विकास करना है तो हमें किस प्रकार से विकास करना, उसका नियोजन बनाकर यह प्रक्रिया का अध्ययन भी हमें जनसंख्या भूगोल से प्राप्त होती है। ये भी उप क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आपके स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात होता है, तीसरा ये भी इसके अंतर्गत आता है, स्त्री व पुरुषों का अनुपात के बारे में भी हमें इसी के माध्यम से पता चलता है। ये आपके उपक्षेत्र कंप्लीट होते हैं। अब आपके सामने दो बिंदु रह गए, एक आवास भूगोल के बारे में और एक आर्थिक भूगोल के बारे में। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। मतलब कुल मिला के बात ये होगी कि ये सामने जो भूगोल लिखा हुआ है, नगरीय भूगोल तो नगर क्षेत्र का अध्ययन, राजनीतिक भूगोल जो राजनीतिक क्षेत्र का अध्ययन, भूगोल जो है जनसंख्या भूगोल जो जनसंख्या के बारे में अध्ययन करवाए। ठीक है, जैसे ही हम आवास भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, वो भी इस तरीके से बताएंगे। जो हमें बस्तियों के बारे में बताए, जो हमें अर्थव्यवस्था के बारे में बताए, वही भूगोल आवास भूगोल या आर्थिक भूगोल कहलाता है। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं आवास भूगोल की। ये आपका क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र मानव भूगोल का। फिर उपक्षेत्र की बात कर लेते हैं। देखिए आवास भूगोल क्या होता है, मानव द्वारा बसाई गई बस्तियों का वर्णन। ठीक है, मानव द्वारा बसाई गई मानव बस्तियों का अध्ययन। ठीक है, यही आपका आवास भूगोल कहलाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उप क्षेत्रों की। अब देखिए अगर हम उप क्षेत्रों की बात करें तो मानव बस्ती कहां बसाई गई है, तो पहले तो हम बात करते हैं स्थान की। ठीक है, या हम कह सकते हैं स्थिति की। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वो उप क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मानव बस्ती का प्रतिरूप कैसा है, ठीक है, इसका आकार कैसा है, इसका फैलाव कैसा है, ये सारे के सारे उप क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं। मतलब ये कि मानव बस्ती जब बस्ती है तो उसका स्थान कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है, उसका प्रतिरूप क्या है, उसका आकार क्या है, उसका फैलाव कितने एरिया में फैला हुआ है, ये सब उप क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। और यही उप क्षेत्र हमें किस में देखने को मिलता है, आवास भूगोल में। और आवास भूगोल हमें किस चीज का अध्ययन करवाता है, जो हमें मानव के द्वारा जो बसाई गई जो बस्तियां होती है, घर होते हैं, नगर होते हैं, शहर, उनका जो हमें अध्ययन करवा दे, आवास भूगोल कहलाता है। इसके बाद में आखिरी बिंदु आता है आर्थिक भूगोल। अब देखिए आर्थिक भूगोल क्या है। देखिए आर्थिक भूगोल सीधा सा है, मनुष्य के द्वारा जो भी वस्तु उत्पादित की जाती है उसका अध्ययन, वितरण की जाती है उसका अध्ययन, आय, संपत्ति या फिर जीवन की जो जीविकापार्जन जो साधन होते हैं, ठीक है ना, हमारा जीवन किन आर्थिक तत्वों के पीछे या साधनों के पीछे टिका हुआ, उन सब का अध्ययन करवाता जो है वो आर्थिक भूगोल कहलाता है। ठीक है, लिख देंगे अपन, मनुष्य के द्वारा उत्पादन, वितरण, आय, संपत्ति। ठीक है, व्यक्ति के द्वारा उत्पादित, वितरण, आय, संपत्ति, कुछ भी हो सकता है। उत्पादन के अंतर्गत क्या, वस्तु। ठीक है, मनुष्य के द्वारा उत्पादित वस्तु, वितरण, आय, संपत्ति। ठीक है, उन सब का अध्ययन, ठीक है, का अध्ययन, या फिर हम कह सकते हैं जीविकापार्जन साधनों का अध्ययन जो हमें करवाए, आर्थिक भूगोल कहलाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उप क्षेत्रों की। देखिए इसका उप क्षेत्र एक ही है, वो है आपका संसाधन भूगोल।
देखिए संसाधन जो हमें धरातल से प्राप्त होता है, इस धरती से प्राप्त होता है, तो सबसे पहले संसाधन भूगोल का अध्ययन हमें इसके अंतर्गत मिलता है। इसके अलावा उपक्षेत्र के अंतर्गत, इसी संसाधन भूगोल के अंतर्गत वो क्या क्या चीजें मिलती है हमें, जैसे कि हमें संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान करें। ठीक है, पहली चीज कि भाई कहाँ कहाँ पर कौन कौन से संसाधन है, फिर उन संसाधनों की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमें संसाधन भूगोल से प्राप्त होती है, जो कि आपके आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा उन संसाधनों का उत्पादन कहाँ पर होता है, कैसा होता है, उसके बारे में। फिर इसके अलावा उनका आकार कह दीजिए या प्रतिरूप कह दीजिए, या हम कह सकते हैं उसका फैलाव कह दीजिए, भाई कहाँ तक वो संसाधन फैला हुआ है, उसका प्रतिरूप कैसा है। इन सब चीज़ों का अध्ययन जो हमें करवाता है वो संसाधन भूगोल कहता है, और यही संसाधन भूगोल हमारा आर्थिक भूगोल से जुड़ा हुआ पार्ट है। कुल मिला के बात यह है, जिस जिस भूगोल के आगे जो जो शब्द लिखा हुआ है, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, निर्वाचन भूगोल, जो भी शब्द लिखा हुआ है उन सब बिंदुओं के द्वारा वो भूगोल जो है उन सब बिंदुओं का अध्ययन करवाता है। भूगोल शब्द आवास के आगे लगा हुआ है तो वो भूगोल जो आवास के बारे में अध्ययन करवाए, वह भूगोल जो आर्थिक शब्द लिखा हुआ है तो वह भूगोल जो हमें अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करवाए, आर्थिक भूगोल कहलाए। जिन जिन शब्दों के आगे भूगोल लगा हुआ है और जिन जिन भूगोलों के आगे जो जो शब्द लगे हुए हैं वही भूगोल उन शब्दों का अध्ययन कराने का कार्य ये भूगोल करता है, और यही है मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्रों का वर्णन। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरा चैनल, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।